द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे जो भी संवैधानिक डेवलपमेंट हुई थी। तो उसमें से इम्पोर्टेंट है एक्ट जो पास अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1773 टू 1853। इससे पहले कुछ स्टोरी हम जानते हैं। आप लोग पता होगा आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्रेड और उन लोग का ज़्यादा ही प्रोग्रेस में चला गया था। उन्होंने फैक्ट्री सेटअप अराउंड 600 AD में की थी और औरंगजेब के डेथ के बाद और प्रोग्रेस हो गया था। उसमें भी फरमान इशू 10 तक जो कि एक पास होता था बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो और उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और आफ्टर दिस टू इम्पोर्टेंट वॉर, बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पलासी जो बंगाल में है और ये बिहार में राइट नाउ। तो उसके बाद से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ता चला गया और वो करप्शन करने लगे। अब कंपनी किसी कंट्रोल में नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बहुत करप्शन करते थे वो लोग। तो उसके बाद से ब्रिटिश ने एक्ट पास किया जिससे कि वो कंट्रोल कर सके करप्शन को। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें था रेगुलेटिंग एक्ट था। लेकिन दो पार्ट में बांटते हैं। एक्ट पास अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1773 से 1853 के बीच, क्योंकि 1857 में क्या हुई थी, वॉर जो हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश 1815 से, बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर था। उसके बाद से फिर कुछ नया एक्ट बना जो कि कंपनी से हटके सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही जो भी कंट्रोल करना था इंडिया को, उनको डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी होती थे। तो 1857 के बाद से न्यू रूल्स आए, तो उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन के अंदर से रूल होने लगा। लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे 1773 से 1853। तो बताया था कि करप्शन इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसके लिए पहला जो रूल बना था रेगुलेटिंग एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले बंगाल ही मेन जो था कैपिटल बना गया जहाँ से कंट्रोल इंडिया को किया जा सके। तो इनको वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम सेटअप किया गया 1774। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लॉ कौन सा इन्फोर्स किया है, तो रेगुलेटिंग एक्ट। एंड द सेकेंड उसी में 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को एट फोर्ट विलियम कलकत्ता सेटअप किया गया। नाउ रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, क्लियर डिमार्केशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किए गए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गए, जो कंपनी के हो गए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट संभालते थे, और कंट्रोल का पार्ट कौन संभालता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल चीज़ों से डील करता था। ये हो गया। तो पिट्स इंडिया अंडर एक्ट के अंदर ये चीज़ 1784 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज चार्टर्ड एक्ट।
1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविज़न ऑफ 1 लाख रुपये पर ईयर टू बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन। तो पहली बार एजुकेशन, इंडियन के एजुकेशन पर कितने लाख रुपए खर्च किए गए? 1 लाख रुपए। और कब और किस एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने रुपए खर्च किए गए एजुकेशन ऑफ इंडियंस और किस एक्ट के थ्रू? 1813। और इसमें क्या है? इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑल्दो मोनोपोली इन ट्रेड ऑफ टी विथ चाइना। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मोनोपोली करती थी कि उसको वही करती थी कहाँ ट्रेड करेंगे और कहाँ नहीं ट्रेड करना। उसके मोनोपोली को ब्रेक किया गया और बस 2 चीज़ों में छोड़ के, ट्रेड ऑफ टी क्यों इसमें मोनोपोली अपना बना सकता है और चाइना के साथ ट्रेड में, बाकी जो मोनोपोली थी उनको ब्रेक कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें मोनोपोली में कौन सा चीज़ छोड़ा गया था। द ट्रेड ऑफ टी विथ चाइना कंटिन्यूड। नेक्स्ट आएंगे तो इसमें है चार्टर्ड एक्ट 1833। जितने भी एक्ट है उसके अंदर क्या क्या हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें बीपीएससी और बिहार सचिवालय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट हमेशा याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे इसी से ही। तो अभी 68 बीपीएससी के लिए रिवाइज करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। तो देखेंगे चार्टर्ड एक्ट 1833। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो इसमें क्या किया गया? पहले जो था गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया था, अब बाद में बॉम्बे एंड मद्रास को इंक्लूड किया गया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यही प्रेसिडेंसीज थे। तो उस समय वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल और उसके अंदर मद्रास और बॉम्बे आ गया। लेकिन बाद में 1833 में गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बाकी अलग अलग 3 गवर्नर रह गए। बॉम्बे के अलग गवर्नर, मद्रास के अलग गवर्नर और बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि दोनों को कंट्रोल करेगा, बॉम्बे को भी मद्रास को भी। और पहला कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो वारेन हेस्टिंग ही आएंगे। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने ही पढ़ाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स से या तो आ चुके हैं या यही क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ गया? इट इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो इसमें ओपन कंपटीशन कर दिया गया था, इसमें दोनों ब्रिटिश और इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट पास अंडर। अब देखिए जो आफ्टर 1857 वॉर हुआ था जिसमें दिल्ली से जनरल बख्त खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से देंगे वीर कुंवर सिंह, कानपुर से तात्या तोपे। तो इतने लोगों ने 57 का जो वार हुआ था पार्टिसिपेट किए थे इस चीज़ों में। उसके बाद से ब्रिटिश को लगने लगा डर कि अब हम कोई एक्ट बनाएंगे और उसमें इंडियंस के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा तो हमारे अगेंस्ट में फिर ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद से क्या किया गया कि नए एक्ट बनाए गए कि अब कंपनी रूल नहीं करेगा, कंपनी कंट्रोल नहीं करेगा इंडिया को, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ही या ब्रिटिश ही करेगा कंट्रोल। पहले कंपनी जितने भी एक्ट बने कंपनी की तरफ से बने। तो पहले क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का पोस्ट हटाया गया और उसका नाम दिया गया सेम ही है, वायसराय, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नाम बदल दिया गया। क्या होता कि उस समय बहुत ही क्रिटिसाइज होने लगी थी गवर्नर जनरल के कारण ही ऐसा चीज़ हो रहा है, गवर्नर जनरल को हटाया जाए। तो उन्होंने हटाया नहीं गवर्नर जनरल को, उनका नाम हटा दिया और उसका वायसराय कर दिया जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो पहले कौन वायसराय हुए इंडिया के, ये भी क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कैनिंग। जिसे पिछला पढ़ा हमने, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक और फर्स्ट
वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद एक और पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को कंट्रोल करता था, यानी कि कंपनी को कंट्रोल यही करता था। पहले इंडिपेंडेंटली काम करते थे, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और गवर्नर जनरल, जो कि वायसराय के नाम से जाना जाता था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट, तो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहली बार इंडियन को शामिल किया गया है। तो इसके डर से 1857 फिर दोबारा ना ऐसा वार हो जाए, इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने लगे लॉ बनाने। पहले इंडियन को लॉ बनाने पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ब्रिटिश ही बनाते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है इस एक्ट का। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या हुआ, इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड टू द राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें क्या होगा, उनको पार्टिसिपेट किया जाने लगा इंडियंस को भी, तो वो बजट पे भी डिस्कशन करे, भाई हमें भी फाइनेंस चाहिए, यहाँ पर एजुकेशन पे डालिए पैसा, या डेवलपमेंट के लिए जो विलेजेस पे डालिए, कहीं भी डालिए। तो इंडियंस भी अपनी आवाज़ उठाने लगे, ये मौका दिया गया। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस काउंसिल एक्ट का यही है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एक काउंसिल एक्ट। तो ये किस नाम जाना जाता है, मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसमें से मॉरली हो गए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और मिंटो हो गए वायसराय। तो इनको फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने मुस्लिम इलेक्टोरेट जो थे उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्टिविटी किया था। इसी को कहते हैं मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। और ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पहली बार कौन से इंडियन को जगह दी गई वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन डायरकी, यानी द्विसदनीय। इनको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो इसमें भी हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड वायसराय। तो नेक्स्ट देखेंगे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड किया गया था। पहले 1909 में सिर्फ मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इसमें सिख को भी दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को भी दिया, यूरोपियन को भी दिया, एंग्लो इंडियन को भी दिया गया। आज भी देखते हैं लोकसभा में नॉमिनेट कितने होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं नॉमिनेट। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, वही द्विसदनीय डायरकी सिस्टम, बाइकैमेरलिज्म। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब आया था डायरकी का, तो ये हमेशा याद रखना है। 1919 में इन द प्रोविंसेस में किया गया था। और उसमें जो सब्जेक्ट है 2 पार्ट में बटे गए, ट्रांसफ़र और रिजर्व्ड। और उसके बाद साइमन कमीशन आया था, जो चीज़ को रिफॉर्म, इसी चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने बता रहे सब क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी है, जो कि एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ था, ये पूछा जाएगा 1935 में। इसमें क्या हुआ था, मेन चीज़ ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था, डायरकी एट द सेंटर। तो 1919 में क्या होता, प्रोविंसेस में जो डायरकी थी, यहाँ पर क्या किया, सेंटर पर कर दिया गया और प्रोविंसेस वाले को हटा दिया गया था। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि सेंटर पर आ गया, लेकिन इस एक्ट के थ्रू लाने की कोशिश की गई। और उसी समय 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन और एक्सटेंड किया गया। शेड्यूल्ड और वुमेन और लेबरर्स भी आ गए इसमें। तो पहले 1909 में क्या हुआ था, मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दिया गया सिर्फ। 1919 में किसको दिया गया, सिख को, एंग्लो इंडियन को। और 1935 में शेड्यूल्ड को भी, वुमेन को भी, लेबर को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। नाउ इसमें देखेंगे फेडरल कोर्ट कब सेटअप हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि फेडरल कोर्ट कब सेटअप हुआ था। तो 1937 याद रखेंगे। और इसी समय बर्मा जो है
ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो गया था 1937 में। और ये फाइनली जो एक्ट आया था जिससे कि इंडिपेंडेंस ही हो गया था इंडिया, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल नहीं रहा, फुली इंडिया सोवरेन कंट्री बन गया और अब खुद अपना कंट्रोल करने लगा। तो किस एक्ट के थ्रू हुआ था? 1947। तो जितने भी पढ़े सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे और चीज़ों कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से क्वेश्चन रहेंगे। आपको फैक्ट याद है तो डायरेक्ट बनेंगे। तो देखते हैं, विच ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया मोनोपोली। तो अब मैंने बताया था कि मोनोपोली जो टी पर था और चाइना के साथ था, हटा दिया गया। तो कब किया गया था? रेगुलेटिंग तो फर्स्ट ही था, ईस्ट इंडिया एक्टिंग उसके बाद था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, चार्टर एक्ट में हटाया गया था। तो आंसर होगा सी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो जितना बताया मैंने 3-4 स्लाइड्स का, उसको याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो बजट कब डिस्कस किया गया था? इसमें नहीं था, ये तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का था, ये डायरकी का था, तो इसमें किया गया था। ऐसे ही आप एलिमिनेट कीजिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट को, कब इस्टेब्लिश किया गया था? किसी प्रोविजन से, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही 1774 में एट फोर्ट विलियम पे कलकत्ता में सेटअप किया गया। नेक्स्ट देते हैं, तो फेडरल कोर्ट पढ़ाई हमने, कब हुआ था? 1937 में। इसमें से कोई नहीं है, डायरेक्ट पता चल गया यहीं पर। फेडरल कोर्ट कब हुआ था? 1937 में, जो कि बर्मा भी बाहर हो गया था। अब देखिए, फिर क्वेश्चन वही पूछ दिया, कभी नॉन ऑफ दीज में आंसर था, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो नॉन यही होगा 1937। तो नेक्स्ट है डायरकी सिस्टम। देखिए, डायरकी हमने बताया था, द्विसदनीय वाला कब था डायरकी? तो 1919 में। तो एक्ट ऑफ 19, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, यहाँ पे ये हो जाएगा 19 होगा, गलती से रिपीट हो गया ये, तो ये आंसर हो जाएगा। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, सॉरी इंट्रोड्यूस किया बोल रहा है सेंटर पर। देखिए, क्वेश्चन को कम से कम पूरा पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं होगा, सेंटर पर बोल रहा है कि डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंस पे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919 में। लेकिन सेंटर पे कब किया था? 35। ये आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो इंडिपेंडेंस के लिए भी नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा 1935। यही प्रोविंस दिया रहता तो 1919 हो जाता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।